स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं आफ्टरनून प्राइम टाइम इंडिया न्यूज पर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान से आ रही है। जी हां दर्शकों, पाकिस्तान में पेट्रोल से महंगा आटा हो गया है। जी हां, रोटी के लिए तरस रही है आम जनता। सरकारी रेट मानने को तैयार नहीं है कारोबारी। सिंध सरकार के आदेश कागजों तक ही सीमित है। आटा मिलों की मनमानी से अब पब्लिक के अंदर आक्रोश बढ़ गया है। महंगाई ने मुनीर शहबाज सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। जरा सोचिए कि पेट्रोल से महंगा आटा हो गया है और जो कारोबारी हैं वो सरकार द्वारा तय की गई कीमतों को मान नहीं रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे आर्थिक संकट से जूझ रहा है जहां आम आदमी की रोटी बहुत महंगी हो गई है। थाली से रोटी गायब होती जा रही है। ताजा हालात ये हैं कि देश के कई हिस्सों में आटे की कीमतें पेट्रोल से भी ज्यादा हो गई हैं। नई गेहूं की फसल आने और ईंधन की कीमतों में कमी के चलते बाजार में आटा लगातार महंगा होता जा रहा है। सिंध और कराची समेत कई शहरों के जो बाजार हैं वहां पर प्रशासन ने जो कीमतें सरकारी तय की हैं वो सिर्फ कागजों पर दिखाई दे रही हैं, जबकि खुले बाजार में जो उपभोक्ता हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो कहीं ज्यादा कीमत चुका रहे हैं। आटे के लिए रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च के बाद से आटे की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आटा मिल मालिकों का कहना है कि खुले बाजार में गेहूं महंगा मिल रहा है, इसलिए वो कीमतें कम नहीं कर सकते। दूसरी ओर सरकार जमाखोरी और कालाबाजारी पर कार्रवाई के दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। कराची और सिंध के बाजारों में आटा, नान और रोटी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे निम्न और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा, मिडिल क्लास सबसे अधिक अफेक्टेड है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि उत्पादन बढ़ने के बावजूद कीमतों का नियंत्रण अभी होना बाकी है। सप्लाई चेन, जमाखोरी और बाजार की निगरानी को लेकर सरकार नाकाम साबित हुई है। विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सरकार और सैन्य नेतृत्व पर निशाना साध रहा है। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक दबाव, बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहा है, आटे की बढ़ती कीमतें सरकार के लिए नया राजनीतिक और सामाजिक संकट बनती जा रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार बाजार पर नियंत्रण स्थापित कर पाएगी या फिर रोटी का संकट और गहराएगा। जी हां, पाकिस्तान में हालात बेहद खराब हो गए हैं और हालत यह है कि पेट्रोल सस्ता है, आटा, रोटी ज़्यादा महंगी हो गई है। ये पाकिस्तान की सरकार है, वहाँ की पॉलिटिकल रेजीम है जो जनता की तकलीफ और उनकी सहूलियतों के लिए बिल्कुल फिक्रमंद नहीं है। कैप्टन यूके देवनाथ साहब जुड़ रहे हैं मेरे साथ, इसे डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है, गुड आफ्टरनून। पाकिस्तान के लिए सर महंगाई कोई बड़ा नया मसला नहीं है, लेकिन आश्चर्य तब होता है जो फ्यूल सस्ता और रोटी महंगी हो जाए। जी हाँ अमित, पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद से ही अपने यहाँ को आत्मनिर्भर करने की जगह अपने को दूसरे देशों पर निर्भर रखा है। राइट। बहुत बड़ा अगर हम देखें तो भारत ने शुरुआती देर से ही अनाज की कमी को दूर करने की साइंटिफिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कोशिशें की हैं। हमारे यहाँ पर जैसे CSI है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उन्होंने देश भर में नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया में अलग अलग फूड रिसर्च लेबोरेटरीज चलाई, जिसमें कि ये अध्ययन किया गया कि बेहतरीन कौन सी ऐसी फसल है जिसको भारत के वायु एनवायरनमेंट के हिसाब से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कम पानी में ज़्यादा बढ़िया फसल देगी। दिल्ली में जैसे पूसा का इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर 50 के दशक से 60 के दशक से ही रिसर्च हुई कि राइट। कौन सा ऐसा चावल है, कौन सा ऐसा गेहूं है जो कि कम पानी में उगता है, छोटा रहते ही पैदावार देता है। अगर हम याद रखें, हरित क्रांति के पहले देश में हर साल दो फसलें आती थी, खरीफ और रबी की। लेकिन हरित क्रांति के बाद अब प्रैक्टिकली सभी जगह में, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में, एक साल में तीन तीन फसलें पैदावार की जा रही हैं। तो भारत जो कि एक समय खाद्य सामग्री आयात करता था, इनफैक्ट PL 480 के तहत अमेरिका हमें खरात में सस्ता वाला गेहूं देता था, उसकी जगह पे आज भारत अनाज के क्षेत्र में नेट एक्सपोर्टर बन गया है। पाकिस्तान की दिक्कत ये हुई कि उन्होंने रिसर्च में पैसा लगाया, लेकिन रिसर्च कैसा कि एटम बम कैसे बनाने हैं। पाकिस्तान की दिक्कत है कि उन्होंने जो थोड़ा बहुत अपना रेवेन्यू कलेक्शन किया, टैक्स कलेक्शन किया, उसको उन्होंने खर्च किया कहाँ? हथियार खरीदने में, अपनी आर्मी को भारत के खिलाफ खड़ा करने में। जैसे भारत में हम हमारे साइंटिस्ट को, इंजीनियर्स को बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं, ऐसा माहौल पाकिस्तान में है नहीं।
वहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको कोई खास तवज्जो नहीं मिलती, क्योंकि बेहतरीन जो लड़के होते हैं वो वहाँ की आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर उन्हें एक दिन पावरफुल बनना है तो सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी ज्वाइन करने से ही वो एक दिन भविष्य में पावरफुल बनेंगे। तो पाकिस्तान ने खुद ही अपनी जड़ों पर कुल्हाड़ी मारी हुई है। जी अमित। ऑलराइट सर। एक मुश्किल सर ये भी है कि इकॉनमी बहुत फ्रेजाइल है, उनकी जीडीपी बहुत फ्रेजाइल हो गई है, लेकिन जो पैसा वो कमा रहे हैं वो पैसा पब्लिक के बेहतरी के बजाय वो खर्च कर रहे हैं आतंकवादी और टेरर कैंप्स पर। आधा पैसा वहाँ पर सेना खा जाती है। स्विस बैंक अकाउंट्स में जितने भी बड़े जनरल्स हैं उनके अकाउंट में मोटा पैसा वहाँ पर जमा है। सरकारी मुलाजिम, मैं शहबाज शरीफ और तमाम इन नेताओं की भी बात कर रहा हूँ, ये भी पैसा बनाकर लंदन, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। पब्लिक को सिर्फ इतना पता है कि वो टैक्स पे कर रही है। पीओके की हालत इसलिए खराब है क्योंकि वहां पर जो रिसोर्सेस है उसका दोहन पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन जनता को वहां पर कुछ मिल नहीं रहा है। बलूचिस्तान में जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो बलूची कह रहे हैं हम देंगे नहीं। सीपीसी का मसला वहां पर फंसा हुआ है। अफगानिस्तान से अच्छे रिलेशन थे, वहां पर बेशकीमती पत्थर और मिनरल्स वहां से ये खरीदते थे, वहां से लाकर बेचा करते थे, वो भी अब इनके दरवाजे बंद हो गए। तो मुझे लगता है सर वहां के जो पॉलिटिकल रिजीम और सेना है उनको देश से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ भैया अपना जेब भर लो, 5 साल का मौका है, उसके बाद पता नहीं पाकिस्तान का क्या होगा, कहीं ब्रिटेन में, कहीं यूके में कहीं जाके रह लेंगे चुपचाप, बच्चे तो पहले से विदेश में पढ़ ही रहे, तो देश की चिंता किसको है? हाँ, पाकिस्तान में आज़ादी के बाद से ही एक अजीब सी दास्तान चली। एक तो मिलिट्री पावर में आ गई। हाँ। जाहिर बात है, मिलिट्री को देश चलाने का अनुभव किसी भी देश में नहीं होता है। हम्म। सब देशों में देश चलाने के लिए कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ एक तरफ चलाते हैं, और उनको उनकी देश की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं वो देश चलाने में मदद करती हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हो गया कि पाकिस्तान की आर्मी सामने आ गई, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं वो पीछे छूट गई। वहाँ जो पॉलिटिकल लीडर्स थे जो कि जनता के सच्चे नुमाइंदे होने चाहिए, वो भी जनता के सच्चे नुमाइंदे नहीं रहे। तो ऐसे में पाकिस्तान में अगर ये फूड शॉर्टेज है तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है उनके समझ से। पाकिस्तान में आर्मी और आईएसआई ये सोचती है कि अगर अगर उन्होंने हिंदुस्तान को नीचा दिखा दिया, वही इनकी जीत है। देखो अमीर, वहां तो हम सिंधु घाटी सभ्यता को जानते हैं। 5,000 साल पहले, 3,000 साल पहले सिंधु घाटी कितना बढ़ चढ़कर आगे की सभ्यता थी। दुनिया में जो सबसे बड़ी और शानदार नदियां हैं हिमालय से निकलने वाली, आप उत्तर में सिंधु देख लीजिए, चनाब, झेलम, रावी, सतलुज, ब्यास, ये पांचों, छह के छह जो नदियां हैं वो पाकिस्तान से होके गुजरती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता तो फली फूली इसीलिए क्योंकि वहां पर बड़ी तादाद में पैदावार होती थी। जी। और वहां से आज देखिए एक पाकिस्तान जहां युद्ध युद्ध, आतंकवादी, इसके अलावा आपको कोई भी दूसरा कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी नहीं मिलेगी। राइट सर। जी। प्लीज स्टे विद मी सर, एक और बड़ी खबर आ रही है उसके बाद मैं फिर आपका रुख करूंगा। ये खबर भी पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बड़ा बयान सामने आया। शहबाज के सलाहकार जो एडवाइजर हैं, दोस्ती का मौका गवा दिया, ये बात वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज मोदी के हाथ मिलाने को तरस रहे हैं पाकिस्तान के नेता। भारत से रिश्ते बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बैकडोर डिप्लोमेसी जारी रहने का भी दावा किया। बयान के बाद पाकिस्तान की राजनीति में नई चर्चा है। तो देखिए, शहबाज शरीफ के एडवाइजर साहब है, पाकिस्तान की सत्ता के गलियारों से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने भारत पाकिस्तान रिश्तों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के स्पेशल जो एडवाइजर हैं राणा सनाउल्लाह खान ने खुलकर ये बात मानी है कि भारत के साथ रिश्ते सुधारने का एक बड़ा मौका पाकिस्तान ने खुद गंवा दिया। तो कैप्टन यूके देवनाथ साहब मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, ये बातें तो लुकी छिपी दरवाजों के पीछे से हम और आप सुनते ही रहे, लेकिन अब ऑफिशियली सनाउल्लाह खान ने कह दिया है कि भारत के साथ जो रिश्ते खराब हुए हैं वो पाकिस्तान की गलती की वजह से है। कम से कम इन चीज़ों पर तो पाकिस्तान को थोड़ा गौर करना चाहिए। झूठ बोल बोल कर आखिर कितने दिन वो अपना मुंह छिपाते रहेंगे? हाँ अमित, देखो, भारत ने हमेशा कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ हमारा एक दोस्ताना रवैया रहे। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो दौर याद कर सकते हैं जो वह बहुत ही सहज सरल मन से मुस्कुराते हुए पाकिस्तान की तरफ उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन पाकिस्तान ने उनको धोखा दिया। राइट सर। पाकिस्तान ने पीठ पीछे भारत पर हमला किया।
इसके बाद मोदी जी ने भी अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान बहुत ही पॉजिटिव सोचते हुए पहला कदम उन्होंने पाकिस्तान में रखा, जहां उन्होंने पाकिस्तान को ऑफर दिया कि पाकिस्तान जो है भारत विरोधी कार्रवाइयों को अगर बंद करता है तो फिर भारत और पाकिस्तान मिलकर दक्षिण एशिया में अग्रणी देश बन सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इसका रेस्पॉन्स कैसे दिया? भारत में आतंकवादी कार्रवाइयों को अंजाम देकर, कश्मीर में स्लीपर सेल बनाकर, कश्मीर में एलओसी से आतंकवादियों को भारत के अंदर घुसाकर। अभी भी भारत सरकार ने कहा है कि हम उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते पहले पाकिस्तान ऑफिशियली यह मान ले और करके दिखाए कि वो भविष्य में भारत में किसी भी आतंकवादी कार्रवाइयों को अंजाम नहीं देगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को अभी भी शायद समझ नहीं आ रही है, खासतौर से उनकी आर्मी और आईएसआई अभी भी सोच रही है कि आतंकवादियों का सहारा लेकर वो भारत को नीचा दिखाएंगे। ऐसे तो फिर पाकिस्तान और भारत के बीच में दोस्ती कहीं नहीं होने वाली। जी। जी सर, एक सवाल मेरा और भी है कि डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन के लिए बीच में आपको याद होगा खबर आई थी कि बांग्लादेश में बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। पाकिस्तान के कुछ लोग भारत के कुछ लोगों के साथ बातचीत में मुफ्तला हैं, शामिल है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन फिर इंडियन गवर्नमेंट ने उसको एक तरह से डिनाई नहीं किया, लेकिन उस पर यस और नो भी उनका नहीं आया था। लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसा धड़ा है जो जानता है कि आने वाला दिन पाकिस्तान की गुर्बत और बढ़ेगी, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं और ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में होंगे, और सबको पता है कि पाकिस्तान गर्त में जा रहा है। शायद इसीलिए कुछ बुद्धिजीवी वहाँ पर हैं जो भारत से बैकडोर डिप्लोमेसी की कोशिश कर रहे हैं। हाँ अमित, देखो बैकडोर डिप्लोमेसी भारत का, हमारी जो विदेश नीति है उसका एक अनकहा अनछुआ पहलू है। यथार्थ रूप है। ये कहना कि बैकडोर डिप्लोमेसी हम नहीं करेंगे, ये हम सिर्फ मुस्कुरा सकते हैं इसके ऊपर। बैकडोर डिप्लोमेसी दुनिया में हमेशा चलती है, हमेशा इंटरलोकुलेटर्स काम करते हैं। उभय पक्ष में कुछ बुद्धिजीवी सरल प्रवृत्ति के लोग, नरमपंथी लोग होते हैं जो बातचीत करना चाहते हैं। भले ही सरकार उसको एनकरेज ना करे, लेकिन सरकार उसको डिस्करेज भी नहीं करती है। हाँ, ये अलग बात है कि डोमेस्टिक पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ना पाकिस्तान में ना बांग्लादेश में वह कभी इसको मानने के लिए तैयार होते हैं। भारत में अब मुझे कहना नहीं चाहिए, एक गरम दल भारत में भी है जो चाहते हैं कि किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में हमें पाकिस्तान के साथ मेलजोल नहीं बढ़ाना चाहिए जब तक कि वो आतंकवाद को त्याग ना दे। तो बैकडोर डिप्लोमेसी में होता क्या है अमित, इसी बात को हम बुद्धिजीवियों के द्वारा, पाकिस्तान के जो बुद्धिजीवी हैं उनको बार बार कहते हैं। देखो, पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों को, उनके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मालूम है कि भारत के साथ दोस्ती करेंगे तो उनकी इकोनॉमी में प्रगति होगी। आज सिंपल एग्जांपल है, उनको हम समझाते हैं अलग अलग फोरम पर पाकिस्तानियों को कि अगर पाकिस्तान भारत के साथ दोस्ती कर लेगा तो पाकिस्तान के ट्रक चलेंगे, भारत से होते हुए बांग्लादेश जाएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट उनका कितना अच्छा हो जाएगा। बांग्लादेश से उनके ट्रक चलेंगे पान लेकर, भारत से होते हुए पान लेकर पाकिस्तान में चले जाएंगे। राइट सर। पाकिस्तान में पान की कितनी अच्छी खपत होती है। तो बैकडोर डिप्लोमेसी से एक माहौल तैयार किया जाता है। लेकिन हाँ, डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शन होती है कई बार। इस तरह की इनिशिएटिव्स को जो दक्षिणपंथी लोग हैं वो नकार भी देते हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए और इतने सारे इंसाइट शेयर